दोस्तों नमस्कार। अच्छे दिन आएंगे, यह नारा कौन भूल सकता है। और फिर कुछ वर्षों बाद जब वादा भी सुनाई दिया कि मेरा देश बदल रहा है। नारों, इन्हीं दावों और इन्हीं उम्मीदों के बीच बीते लगभग 12 वर्ष गुजर गए, लेकिन आज जब विपक्ष की राजनीति कमजोर दिखाई देती है, तब विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक ऐसी बात कहते हैं जो केवल राजनीतिक बयान नहीं रह जाती। वह कहते हैं, जिस पीढ़ी का आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वह पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं है, यह उस बेचैनी, उस असंतोष और उस सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है जो देश के भीतर धीरे धीरे आकार ले चुका है। सवाल यह है कि आखिर इन 12 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि आज यह स्थिति पैदा हुई। क्या राजनीति केवल यह मानकर चलती रही कि चुनाव के जरिए हर समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या सत्ता परिवर्तन ही लोकतंत्र का अंतिम उद्देश्य बन गया? और क्या आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों को लगने लगा है कि चुनाव के जरिए भी परिवर्तन संभव नहीं? यदि ऐसा है, तो फिर वह युवा पीढ़ी क्या करेगी जिसके हाथ में डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, जिसके पास सपने हैं लेकिन अवसर नहीं? आज हमें उस पीढ़ी की कहानी समझनी होगी। सबसे पहले शिक्षा और परीक्षाओं की बात करते हैं। नीट परीक्षा रद्द होती है क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अनिश्चितता में फंसता है। सीबीएसई में अंकों को लेकर विवाद सामने आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं बार बार रद्द होती, कहीं पेपर लीक, कहीं तकनीकी गड़बड़ी, कहीं भर्ती प्रक्रिया पर सवाल। आज भी जब छात्र कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने पहुंचे, तो कई जगह तकनीकी समस्याओं की खबरें सामने आई। प्रश्न यह है कि यदि परीक्षा को भी सुचारू रूप से आयोजित करना संभव नहीं हो रहा, तो क्या यह केवल प्रशासनिक विफलता है या फिर गवर्नेंस का व्यापक संकट? लेकिन समस्या केवल परीक्षा तक सीमित नहीं। देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न रोजगार का है। रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि रोजगार के अवसर लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी कमजोर हो रही है। स्थायी नौकरियों की जगह संविदा और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नियुक्तियां बढ़ रही हैं। जो सरकारी नौकरी कभी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी, वह भी अब अस्थायी व्यवस्था की ओर बढ़ती दिखाई देती है। 2014 में सरकारी बैंकों में लगभग 12 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। आज यह संख्या लगभग 7 लाख के आसपास बताई जाती है। सरकार ने तर्क दिया कि बैंकों के विलय से बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी, लेकिन सवाल उठता है कि यदि लाखों पद समाप्त हो जाएं, तो क्या केवल संस्थागत विलय से संस्था की व्यवस्था मजबूत मानी जा सकती है? दूसरी ओर बड़े कॉरपोरेट ऋण, एनपीए और वसूली को लेकर भी लगातार बहस होती रही। कहा जाता है कि 2014 में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,76,00,000 थी। आज यह संख्या घटकर लगभग 1,38,00,000 के आसपास बताई जाती है। इसके साथ ही संविदा आधारित कर्मचारियों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है, यानी स्थायी रोजगार कम और अस्थायी रोजगार अधिक। यही वह परिस्थिति है जो युवाओं के मन में असुरक्षा पैदा करती है। रेलवे कभी देश का सबसे बड़ा रोजगार दाता माना जाता था, लेकिन आज भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। परीक्षाएं, परिणाम, प्रतीक्षा और विरोध प्रदर्शन, यह सब युवाओं के अनुभव का हिस्सा बन चुका है। राज्यों पर कर्ज बढ़ रहा है। कई राज्यों का दावा है कि संसाधनों की कमी के कारण वे नई भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थिति भी प्रभावित होती है, और जब नौकरियां कम होती हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव और बढ़ जाता है।
सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के बीच भी बेरोजगारी गंभीर विषय बन चुकी है। सैकड़ों विश्वविद्यालय हर वर्ष लाखों स्नातक तैयार करते हैं, लेकिन यदि रोजगार उपलब्ध न हो तो डिग्री केवल एक कागज बनकर रह जाती है। यही कारण है कि आज यूपीएससी, एसएससी, यूजीसी, नीट, सीयूईटी और अन्य संस्थानों को लेकर युवाओं में नाराजगी दिखाई देती है। अब एक नई चुनौती सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया भर में यह चर्चा है कि एआई कई पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में युवाओं को नई कौशल आधारित शिक्षा और भविष्य की तैयारी की आवश्यकता है। लेकिन क्या हमारी व्यवस्था इसके लिए तैयार है? सरकार ने हजारों परियोजनाओं की घोषणा की, उद्घाटन हुए, शिलान्यास हुए, लेकिन अनेक परियोजनाएं वर्षों से अधूरी। उनकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे, सड़क, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला, स्टील और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अनेक परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। जब परियोजनाएं रुकती हैं तो केवल लागत नहीं बढ़ती, रोजगार के अवसर भी प्रभावित होते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है और जनता का पैसा लंबे समय तक फंसा रहता है। हिमालयी क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के बीच कई गांवों में पानी का संकट सामने आया। देवप्रयाग जैसे क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए आंदोलन करना पड़ा। यह विडंबना है कि जहां से नदियां निकलती हैं वहीं के लोग पानी के लिए संघर्ष करें। प्रयागराज हो या देश का कोई और शहर, छात्र सड़कों पर दिखाई देते हैं। वे केवल परीक्षा या परिणाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका सवाल सरल है, पढ़ाई के बाद नौकरी कहाँ है? परीक्षा के बाद अवसर कहाँ है? डिग्री के बाद भविष्य कहाँ है? भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। 35 वर्ष से कम आयु की आबादी 60% से अधिक, यानी देश का वर्तमान भी युवा है और भविष्य भी युवा है। ऐसे में यदि यही पीढ़ी निराश होती है, हताश होती है और व्यवस्था से भरोसा खोने लगती है, तो यह केवल राजनीतिक संकट नहीं रहेगा, यह सामाजिक और राष्ट्रीय चुनौती बन जाएगा। और शायद इसी संदर्भ में राहुल गांधी का यह बयान महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस पीढ़ी का आप भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वह पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। यह हिसाब किसी व्यक्ति का नहीं है बल्कि नीतियों का होगा। यह हिसाब किसी दल का नहीं बल्कि व्यवस्था की सफलता और विफलता का होगा। और अंततः यह हिसाब तय करेगा कि क्या वास्तव में देश बदला है या केवल नारों की भाषा बदलेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।